हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तीसरे पार्ट में है, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप आपके थ्रू भी हमारे जो ई पाठशाला पोर्टल्स है उस पर जाके आप चीज़ें देख सकते हैं। नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट है, ई पाठशाला हमारा यूट्यूब चैनल के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, चेकआउट आप लोग कर सकते हैं। हम 9th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच की बातें पढ़ रहे थे और हमने अभी जो 2 लेक्चर सीरीज करी हमने उनमें हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकंड स्टेट पीपल, जिसे हम रईस बोलते हैं, कहीं कहीं पे से अभिजात वर्ग कहा जाता है और कहीं कहीं पे इन्हें कुलीन वर्ग भी कहा जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन ना ले, इनको इंग्लिश में एरिस्टोक्रेसी क्लास, नोबिलिटी क्लास, वेल्दी पीपल सारी चीज़ें कहा जाता है। याद रखना, देखो ज़मीनों के मालिक तो सारे राजा ही होते हैं, लेकिन राजा सभी ज़मीनों पे राज नहीं करते हैं। राजा अपने अंडर में बहुत सारे सामंती लोगों को रखते हैं और इन्हें ही हम नोबिलिटी क्लास बोलते हैं। सामंती लोगों के पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें होती हैं कि आप कह सकते हो कि कई कई गांव, 30-30 गांव के मालिक एक अभिजात वर्ग होते हैं। ये अभिजात वर्ग अगर 30-30 गांव के मालिक हैं तो ऑफकोर्स कुछ ज़मीनों का हिस्सा ये उन फार्मर्स को देते थे जो खेती कर सकते हैं और उसके बदले में उन्हें टैक्स दे सकते हैं। ये टैक्स नोबिलिटी के पास जाता है और नोबिलिटी राजा तक इस टैक्स को पहुंचाने की कोशिश करता है और यही सिंपल सा प्रोसीजर एनसीईआरटी आपको समझाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि जो ज़मीनें नोबिलिटी क्लास ने किसानों को, छोटे किसानों को, लैंडलेस फार्मर को दी होती है और अगर किसी कारणवश वो खेती करने के बावजूद भी टैक्स ना भरे, चाहे वो टीथ हो या टैली हो, तो ऐसे टैक्स ना भरने की वजह से इन्हें नोबिलिटी की ज़मीन पे एज अ गुलाम, एज अ स्लेव के रूप में काम करना पड़ता था। तो ये एक लॉजिक हमें देखने को मिला पूरी एनसीईआरटी के अंदर। तो हमने थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ा। एक बच्चे का क्वेश्चन यही था कि सोसाइटी 3 वर्ग में डिवाइड क्यों थी, तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जिस तरीके से भगवान हमें जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद हमें स्वर्ग और नर्क में अलग भेजता है, सेम ऐसा ही एक चरवाहा अपने भेड़, बकरियों, भैंस, गोरू, सुअर, कुत्तों को एक साथ नहीं रख सकता एक तबेले में, उनको भी अलग रखने की ज़रूरत है। इसीलिए सोसाइटी भी 3 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। अब लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि यार अगर मैं थर्ड कैटेगरी में पैदा हुआ, मैं मतलब नोबिलिटी क्लास में पैदा नहीं हो पाया, मैं प्रीस्ट में पैदा नहीं हो पाया, तो ये तो मेरी गलती नहीं है ना। तो ये ऑफकोर्स ये प्रेजेंट टाइम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेजेंट टाइम पे आपके पास अवेयरनेस आ चुकी है, आप पढ़े लिखे समझदार हो चुके हो, तो सोसाइटी में आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन आज से हज़ारों साल पीछे जाएं तो ऐसे क्वेश्चन करने के लोग सोचते भी नहीं थे, इसलिए सोसाइटी 3 हिस्सों में डिवाइड थी। तो सेकंड क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, नोबल्स लोग, द नोबल पीपल ऑफ द किंग वर बिग लैंड लॉर्ड्स होल्डर्स, दे यूज टू बी वेसल of the king where has the peasant of vessel of the land of honor। मतलब यहाँ पे सिंपल शब्दों में जो किंग है उसके अंडर में आपके नोबल्स हैं, यानी कि वो उनके वेसल्स हैं, यानी कि गुलाम हैं, और गुलामों के वेसल जो है ये पीजेंट और ये किसान हैं। कुछ ऐसा ही आपने कॉन्सेप्ट को समझना है और यही चीज़ नॉर्मल चीज़ों में एनसीईआरटी बता रही। जैसे मैंने इस इमेज के थ्रू दिखाया कि ज़मीनें जो है किंग की हैं, पर ऑफकोर्स वो फीफ के रूप में नोबल्स को दी गई है और नोबल्स देते हैं किसान लोगों को, और इसे ही फ्यूडल सोसाइटी का पैरामीटर यानी कि पिरामिड बोलते हैं। तो ये एक सिंपल शब्दों में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको वेजले सिस्टम समझना है, जिसे गुलामी प्रथा कहा जाता है। इस वेजले सिस्टम में होता क्या है, द नोबल वर्ड टर्म हैज वेसलेस, मतलब नोबल को भी वेसलेस कहा जाता है लेकिन वो किंग के वेसलेज है। और दूसरा जो किसान है, पीजेंट है, वो भी वेसलेज है, यानी कि गुलाम है, पर वो किसके हैं, वो नोबल क्लासेस के गुलाम है। अब ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट मिलता है हमें जिसमें क्लियर कट लिखा होता है मेड फॉर द लैंड दे ओन। इसका मीनिंग क्या है, द वेसल और नोबल एंजॉय जुडिशियल पावर। जो वेसली सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर नोबल क्लास जो है जुडिशियल पावर को एंजॉय करते हैं राजा के द्वारा। वो क्या क्या कर सकते हैं, वो कॉइन्स को इशू कर सकते हैं अपने फार्म लैंड के लिए, मतलब अपना, इनके पास इतना बड़ा ज़मीन होता है कि वो ज़मीन के सभी गुलामों को कंट्रोल करते हैं, सभी किसानों को कंट्रोल करते हैं, सभी जुडिशियल पावर उनके अंडर में होती है। तो ये इसीलिए अपने वर्चस्व को, अपने डोमिनेंस को और अच्छा करने के लिए ये चीज़ें बना सकते हैं और अपने कॉइन्स बना सकते हैं, अपनी जागीरों को और बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जो किसान हैं उनके लिए काम करेंगे उनके मैनर्स में, और ऑफ कोर्स वो
काम आने पर उनके लिए युद्ध में एक वॉरियर का काम भी करेंगे, अगर एक राजा यानी कि नोबिलिटी क्लास का व्यक्ति चाहे तो। मेनर्स का मतलब क्या होता है? मेनर्स का मतलब सिंपल शब्दों में जागीर बोला जाता है। अब समझते हैं और डिटेल में। अब डिटेल में क्या है दोस्तों? डिटेल में एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे कि गब्बर एक नोबल क्लास का व्यक्ति है और सांबा उसके लिए किसान है, तो जो गब्बर ऑर्डर देगा सांबा को उसे मानना पड़ेगा। तो सोसाइटी उस तरीके से ही थी। उनके पास जुडिशियल राइट्स थी, इशू कॉइन कर सकते थे, आर्मी बना सकते थे, और आर्मी बनाने की पावर को इन्होंने फ्यूडल लिवाइस कहा है, याद रखना। अब यहाँ पे नोबल जो है बहुत बड़े बड़ी ज़मीनों का माया जाल बना के रखते हैं, तो ऑफकोर्स इसके बारे में तो हमें पता था। ये इनका खुद का अपना मेनर होता था। मेनर मतलब अपनी खुद की जागीर होती थी। अब जागीर में अगर आप देखो तो फ्यूडल मेनर पूरा ऐसा है, मतलब इसमें कैसल है जहाँ पे राजा रहता है, मेनर जहाँ पे आप कह सकते हैं कि नोबल क्लास रहती है, चर्च जो ऑफकोर्स मेनर के दो अंडर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और कैसल जो है राजा रहता है। तो ऑफकोर्स ये इसका मालिक नहीं है, पर ये गांव वो हो गया जो ऑफकोर्स क्या कहते हैं इसके अंडर में होगा, और ये इन लोगों से टैक्स लेगा। तो ये थोड़ा सिस्टम है जो हमें समझना है। ये मेनर्स है। ऑफकोर्स मेनर्स में क्या होता है? मेनर्स में जो गुलाम किसान होते हैं, जो नोबिलिटी क्लास के लिए काम करते हैं, तो वो उनके लिए आटा चक्की का प्रबंध, रहने की जगह, ये सब उनको देता है अपने मेनर्स के अंदर, मतलब अपने जागीर के अंदर। जागीर वैसे एनसीईआरटी के अंदर कुछ इतना बड़ा दिखा रखा है, आप ये जागीर देख सकते हो, कई हजारों एकड़ की ये जागीर है, जिसमें खुद के उसके घास के मैदान है, खुद के तालाब है, खुद की ज़मीन है, खुद की चारागाह जगह है, खुद की सड़कें हैं, और खुद का रहने के लिए एक अलग से मैनर है। इनके यहाँ पे खुद का ही गिरजाघर है, जो आसपास के घर के सारे लोग इस गिरजाघर के अंदर आएंगे। तो कितना कंट्रोल्ड सोसाइटी बना रखी थी इन लोगों ने, ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है। उनके हाउसेस को फ्यूडल सोसाइटी के अंदर मैनर हाउस कहा जाता था। मैनेटोरियल स्टेट का मतलब जहाँ पर ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक कंट्रोल कर सकते हैं, इकोनॉमिक सेंटर बना सकते हैं, और फ्यूडल सोसाइटी में जो नोबिलिटी क्लास है वो खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, राजा की उन्हें ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूडल सोसाइटी के अंदर जो मेनर्स होते थे वो राजा मतलब नोबिलिटी क्लास के रहने के लिए तो जगह है ही, तो इसके लिए क्या होता था, ये यहीं पर ही अपने लिए खेती कर लेते थे। ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर जो है इनके घरों के जो भी चीज़ें होती है कंटिन्यू देखते रहते हैं। स्टोन मॉनसून का मतलब ये मॉनसून का मतलब यही है कि जो भी यहाँ पे मिस्त्री होता था, राज मिस्त्री, वो डेली बेसिस पे देखता रहता था कि कौन सी बिल्डिंग की दीवारें टूटी है, उन्हें ठीक करनी है। वुमेन्स होती थी, उनका हमेशा काम कपड़े सिलने का, कपड़ों को ठीक करने का, सिलाई करने का, धोने का, ड्राई क्लीनिंग का काम रहता था। छोटे बच्चे वो होते थे जो ऑफकोर्स वाइन बियर बनाने का काम मैरिटोरियल स्टेटस के अंदर करते थे, यानी कि जो मतलब जो आपके जागीर वाली प्लेसेस है वहाँ पे करते थे। ये वही लोग हैं जो टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं और एज अ गुलाम के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए इनसे ये काम लिए जाते थे। अब यहाँ पर इवन इनके पास अपनी खुद की इतनी बड़ी ज़मीनें होती थी कि ये वहाँ पे हंटिंग भी कर लिया करते थे और इनको किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। अब सपोज मान लो कि जो व्यक्ति गुलाम है और वो गुलाम होने के बावजूद भी राजा के नोबिलिटी क्लास के लिए काम नहीं कर रहा है और टैक्स लेने के लिए खुद नोबिलिटी क्लास किसानों के पास नहीं जाती थी, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी जागीर है, वो जाके भी क्या करेंगे, उनको तो कोई ज़रूरत भी नहीं है जाने की, तो इसीलिए वो जाके भी क्या करेंगे, एक अच्छी बात है। तो दैट इज़ वाई एक अलग से ग्रुप बनाया गया था जो बाहुबली कटप्पा टाइप का ग्रुप था। इसे हम योद्धा ग्रुप बोलते हैं, इन्हें हम नाइट्स वर्ग बोलते हैं। अभी नाइट्स वर्ग कौन होते हैं दोस्तों? सबसे ऊपर राजा, राजा के नीचे नोबल क्लास, और नोबल क्लास के नीचे अगर आप देखो तो नाइट्स वर्ग, जिन्हें हम योद्धा कहते हैं। समाज में एक नए वर्ग को इवॉल्व करा गया। ये सारे के सारे लोग अपने नोबिलिटी क्लास के अधीन में रहेंगे। जैसे नोबिलिटी क्लास के अंडर में किंग के अंडर में नोबिलिटी क्लास रहती है, तो ऐसे नोबिलिटी क्लास के अंडर में ही ये क्या कहते हैं आपके नाइट्स वर्ग रहेंगे। योद्धा अपने नोबिलिटी क्लास को यानी कि अपने मालिक को भगवान की संज्ञा देते हैं, लॉर्ड्स की संज्ञा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नाइट्स जो है, नाइट्स अपने लॉर्ड्स के प्रति कस्टमरी फीस के रूप में ये फाइट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे इनके लिए वॉर में भी काम आते हैं। जैसे मैंने कहा टैक्स वसूलने का, तो हमारी हिंदी फिल्म के अंदर देखा होगा बड़े बड़े ज़मींदार जो होते हैं वो गांव में लोगों के ऊपर हुकूमत जमाते हैं, उनके पास अपने खुद के लठियार होते हैं और वो उनको बोल देते हैं जाओ इस गांव से इस बंदे को उठा के ले आओ, क्योंकि इस बार इसने क्या कहते हैं हमारा जो फीस था वो नहीं पे करा है। तो इसकी हिम्मत कैसे हो गई? तो खुद वो तो ना जाएगा, उसके तो खुद के गुंडे जो पाल रखे होंगे वो जाएंगे। जैसे आज के टाइम में डॉन गिरी होती रहती है, सेम वैसा ही उस टाइम पे ये था। लेकिन अब होता क्या है कि जो ये योद्धा वर्ग
अपने नोबिलिटी क्लास के लिए काम करते हैं, उसके बदले में इनको ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा दिया जाता है, इसे फीव कहा जाता है। और ये फीव छोटा मोटा नहीं था, कई हज़ारों एकड़ का, 1,000 एकड़ का, 2-2 हज़ार एकड़ की ज़मीनें होती थी। इन ज़मीनों पे ये खुद की खेती कर सकते हैं, खुद के बच्चों को पाल सकते हैं, उनसे कुछ अर्निंग कर सकते हैं। नोबिलिटी क्लास उनसे कोई फीस नहीं लेती थी, बस नोबिलिटी क्लास ये कहती थी कि सपोज़ अगर हम आपको किसी युद्ध के अंदर भेजें तो आपको हमारे प्रति वफादार रहना पड़ेगा। अगर किसी लॉर्ड्स की दूसरे लॉर्ड्स से, यानी कि किसी नोबिलिटी क्लास की दूसरे नोबिलिटी क्लास से झगड़ा हो जाएगा, तो उस बेस पे भी ये क्या कहते हैं नाइट्स वर्ग जो इनकी मदद करेंगे। अब नाइट्स वर्ग को जो ज़मीन मिली थी वो क्या करते होंगे, वो अपने स्किल को डेली बेसिस पे अच्छा करते होंगे। नाइट्स डेली बेसिस पे अपने इलाके के अंदर फेंसिंग करना, प्रैक्टिस करना, अपने टैक्टिक्स को और अच्छा करना। नाइट्स वर्ग पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि अपने एक ही राजा के लिए काम करें। वो एक से ज़्यादा राजाओं के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उसको फीप लैंड दिया है, ज़मीन का हिस्सा दिया है, वो उनके प्रति ज़्यादा लॉयल रहेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो बेचारे योद्धा वर्ग होते हैं उनकी भी अपनी खुद की लाइफ होती है, उनकी भी अपनी खुद की लाइफ होती है। इन योद्धा वर्ग के अंदर एक सही तरीके से खून उबालने वाली स्टोरी दिखाना या इनके वीर गाथा सुनाना, ताकि अपने नोबिलिटी क्लास के प्रति बड़ा सीरियस रहे। जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है ना, आर्मी को -50 डिग्री के अंदर भी हम मतलब सेनाओं को तैनात करके रखते हैं, तो उनके अंदर भी तो हमने नेशनलिज्म पैदा करा हुआ है। उस टाइम पीरियड पे प्रिंटिंग कल्चर नहीं था उस तरीके से, क्योंकि खुद ही प्रिंटिंग कल्चर 1400 समथिंग के अंदर आया था। तो उस टाइम पीरियड पे प्रिंटिंग कल्चर नहीं था, लेकिन लोगों को गाथाओं के थ्रू, इन नाइट्स वर्ग को गाथाओं के थ्रू मतलब एक तरीके से जोशफुल, यानी कि गर्म जोश वाला रखा जाता था, ताकि ये बिल्कुल ट्रेन रहे अपने राजाओं के प्रति। तो एक पोयम है, उसका नाम है डाउन दी माइंस। डाउन दी माइंस जो नाइट्स लोगों के साहस को बढ़ाने के लिए या उनकी याद दिलाने के लिए 13th सेंचुरी में फ्रांस में कविता के रूप में लिखा गया था। ये फ्रेंच में लिखा गया था, पर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है और हिंदी ट्रांसलेशन भी है। पढ़ लेते एक बार हिंदी ट्रांसलेशन क्या है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ही। अगर मेरे प्यारे लॉर्ड्स को काट दिया जाता है, नोबिलिटी क्लास की बात हो रही है, तो उसकी तकदीर का मैं भागीदारी बनूंगा। देख रहे हो, मतलब बताया जा रहा है कि अगर उसके किसी नोबिलिटी क्लास के हेड को मार दिया जाता, उसका गला काट दिया, तो मैं जिम्मेदार हूँ उसका। अगर वह लटका दिया जाता है तब भी मुझे उसके साथ लटका दे, अगर उसे अग्निदंड दिया जाता है तो भी मैं उसके साथ जल जाऊंगा, और अगर उसे डुबा दिया जाता है तो मुझे भी उसके साथ डुबा दिया जाए। तो इसका मतलब ये कितना ज़्यादा मतलब इसमें दिखाने की कोशिश करा जा रहा है लॉयलिटी के बारे में। मैंने बाहुबली की इमेज इसलिए ली है क्योंकि अगर आप लोगों ने बाहुबली इमेज देखी होगी तो कटप्पा भी सेम ऐसा ही कैरेक्टर है। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने राजा के प्रति या अपने लॉर्ड्स के प्रति वफादार हमेशा रहूंगा, है ना। ये फिल्म में दिखाया गया है, सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस इमेज। कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आना चाहिए दोस्तों। बाकी फन है आपको एजुकेशन देने के लिए कि आपको बेसिक समझ में आ सके कि सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पे नोबिलिटी क्लास राजा से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है और पीजेंट क्लास के लोगों का शोषण करता है। ये पीजेंट क्लास वही था जो आगे जाके फ्रांस में क्रांति करेगा और ऑफ कोर्स फिर यहाँ पे नोबिलिटी क्लास के खिलाफ जाएगा, और खिलाफ जाने के बाद नोबिलिटी क्लास को उखाड़ फेंकेगा, राजा को जान से मार देगा, और फिर एक क्रांति आ जाएगी फ्रांस के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों से, और फिर हम बेचारे थर्ड पार्ट तो हमने पढ़ लिया है, हम जानेंगे थर्ड स्टेट के बारे में जो आम जनता है, द मैंगो पीपल है, उसके बारे में। सो दिस इज इट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आएगा वीडियो का तीसरा पार्ट। चौथे पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।